स्वागत है आप सभी का आज़ाद IAS एकेडमी के बृहत कार्यक्रम भारत दर्शन में। भारत दर्शन के इस अंक में हम आ पहुँचे हैं आधुनिक भारत का स्वरूप जहाँ से विकसित हुआ। वर्तमान भारत आप सब देखते हैं, यही मगध साम्राज्य है जहाँ से इस वर्तमान भारत की नींव रखी गई। यहीं से भारत प्रारंभ ही होता है। प्राचीन भारत के इतिहास का शुभारंभ यहीं से हुआ था। यही मगध साम्राज्य है जहाँ से द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हुआ था। तो आज हम मगध साम्राज्य की पहली राजधानी राजगिरी से गिरी ब्रिज में आज हम खड़े हैं और यहीं से हम 16 महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे और यहीं से हम मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे। आज हम उन 5 पहाड़ियों के चारों तरफ खड़े हैं। मैं आपको वो 5 पहाड़ियां दिखाऊंगा जिनके बीच में मगध साम्राज्य विकसित हुआ, ये राजगिरी का क्षेत्र विकसित हुआ। तो आज जो है राजगिरी के इस क्षेत्र पर हम खड़े हैं। ये वो क्षेत्र है जहां पर बिंबिसार को उसके बेटे ने काफ़ी समय तक कैद रखा था। बिंबिसार की जेल में खड़े हैं। इसी क्षेत्र में अपने पिता को कैद बनाने के लिए, उसे कैद करने के लिए उसके बेटे के द्वारा ये जेल बनाई गई। तो बिंबिसार के इस क्षेत्र पे खड़े हैं उस हर्यक वंश के शासक को जिसके पुत्र ने ही उसे खत्म कर दिया। तो आज जो है 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे, द्वितीय नगरीकरण की कहानी पढ़ेंगे, कैसे मगध साम्राज्य को इन 5 पहाड़ियों ने, इन 5 पहाड़ियों ने किस तरीके से मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किया, इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर 5 पहाड़ियाँ हैं। 5 पहाड़ियों के किनारे ये मध्य में आपका मगध साम्राज्य विकसित था। 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में मगध साम्राज्य सबसे बड़ा महाजनपद निकला क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी थी। 5 पहाड़ियों के मैं आपको नाम बताता हूं, फिर 5 पहाड़ियां आपको दिखाऊंगा। सबसे पहली पहाड़ी है, इसका नाम है विपुलगिरी। इसके बाद दूसरी पहाड़ी है रत्नागिरी। अभी मैं आपको ये सारी पहाड़ियां दिखाऊंगा, पहले आपको नाम बता देता हूं, फिर पूरा दिखाऊंगा। यहाँ का बड़ा मनोरम दृश्य है। कभी भी आप आइए राजगीर तो आकर के आप इसको अच्छे से देखिए, समझिए, जानिए। यहाँ पे बहुत कुछ है आपके इतिहास का, वो सारा कुछ सोर्स है जो आप आधुनिक भारत में देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी पहली पहाड़ी है विपुलगिरी, दूसरी पहाड़ी है रत्नागिरी, तीसरी पहाड़ी है उदयगिरी, चौथी पहाड़ी है सोनागिरी और 5वीं पहाड़ी है वैभवगिरी। इन 5 पहाड़ियों के मध्य जो है आपका मगध साम्राज्य जो है अवस्थित था और इसी कारण से विदेशी आक्रांताओं से ये क्षेत्र सुरक्षित था और इस क्षेत्र के शासकों में साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति थी। लगातार वो मगध साम्राज्य का विस्तार करते गए और सम्राट अशोक ने तो पूरे भारत को ऐसा बना दिया जो भारत वर्तमान में शायद बन भी ना पाए। पूरे भारत का व्यापक एकीकृत करने का काम सिर्फ एक शासक ने किया है आज तक के इतिहास में, वो था सम्राट अशोक। जितना बड़ा भारत का हिस्सा सम्राट अशोक के शासनकाल में जो क्षेत्रफल था वो शायद ही कभी ना हो पाए। तो चलिए आज मगध की धरती से, राजगीर की धरती से इतिहास के एक सबसे व्यापक टॉपिक 16 महाजनपद को पढ़ेंगे और साथ ही मगध साम्राज्य के उत्कर्ष को पढ़ेंगे। तो मैं आपकी वर्चुअल टूर कराऊंगा, यहाँ पर एक एक चीज़ को दिखाऊंगा और साथ ही आपको, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज़ाद IAS एकेडमी के द्वारा भारत दर्शन का बृहत कार्यक्रम निरंतर जो है चलाया जाता है। इसके माध्यम से आपको व्यवहारिक धरातल पर आकर हम एक एक विषय वस्तु को बिंदुवार पढ़ाते हैं। अभी तक विभिन्न कार्यक्रमों, विभिन्न जो है एपिसोडों के माध्यम से हमने आपको व्यवस्थित और क्रमबद्ध जानकारी दी है। तो आज जो है आपको इतिहास की एक बड़ी श्रृंखला, आने वाले समय में आप देखेंगे इतिहास को हम जोड़ देंगे। हर एक विषय को मैं जा करके आपको धरातली स्तर पर पढ़ाऊंगा, एक एक विषय को बिंदुवार आपको बताऊंगा। तो मगध साम्राज्य के बारे में यहाँ से आप जानेंगे। चलिए मैं आपको इस पूरे क्षेत्र का वर्चुअल टूर कराता हूँ और साथ ही मगध साम्राज्य की वो सारी जानकारी जो आपके एग्जाम में आती है एक एक करके बताऊंगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम मगध साम्राज्य के बारे में व्यापक जानकारी। मेरे साथ भव्य नज़ारे को देखते जाइए। मगध साम्राज्य के उदय का, या कहें कि 16 महाजनपदों में जिस तरीके से उत्तर वैदिक काल के बाद भारत जो है विभाजित हो गया, जब उत्तर वैदिक काल समाप्त होता है 1000 BC में और लोहे का आविष्कार होता है, तो उस लोहे के आविष्कार के बाद जो है पूरा भारत 16 महाजनपदों में विभाजित हो जाता है और उन 16 महाजनपदों के अंतर्गत मगध साम्राज्य सबसे प्रभावी महाजनपद निकलता है। नर्मदा नदी के उत्तर में 15 महाजनपद थे। नर्मदा नदी के या गोदावरी नदी के तट पर एक महाजनपद था, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद जिसको हम अस्मक के नाम से जानते हैं। तो 16 महाजनपद के बारे में तो बताऊंगा ही। तो देखिए सबसे पहले पाषाण काल था इतिहास में, यहीं से इतिहास का प्रारंभ होता है। जब मैं भीमबेटका जाऊँगा तो वहाँ से पूरा स्टोन एज पढ़ाऊंगा आपको, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, भीमबेटका की गुफाओं से पढ़ेंगे। और इसके बाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता आपकी प्रारंभ होती है।
है ना, नवपाषाणकालीन क्रांति, और इसके बाद पहली नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, कालीबंगा से मैं पढ़ा चुका हूँ, एपिसोड आ चुका है। इसके बाद हम वैदिक काल को भी पढ़ेंगे। अब ये महाजनपद काल 1000 BC में जब लोहे का आविष्कार हो जाता है, तो 1000 BC से 600 BC तक ये अवधि उत्तर वैदिक काल का समय पीरियड होता है। और इसके बाद पूरा भारत 600 BC में 16 महाजनपदों में विभाजित हो जाता है। तो जो मगध साम्राज्य के उदय के कारण है या महाजनपदों के उदय के कारण है, अब मैं आपको क्रम से बताऊंगा। महाजनपदों के उदय के कारण को समझिए। महाजनपदों के उदय का सबसे बड़ा कारण था कृषि का विस्तार होना, युद्ध तथा विजय की प्रक्रिया प्रारंभ होना, और जो वैदिक काल की जनजातियां थीं उसमें अनार्यों और आर्यों का संपर्क होना। इसके बाद महाजनपदों का एकीकरण होना और कई जनपदों से मिलकर बड़े बड़े महाजनपदों का निर्माण हो जाना। कुछ महाजनपद अपनी आंतरिक सामाजिक राजनीतिक संरचना में होने वाले परिवर्तनों के कारण से विकसित हुए। तो अलग अलग कारण है, कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण था एग्रीकल्चर, जो आपका वहाँ पे नए तरीके की नवपाषाणकालीन क्रांति हुई थी, कृषि का विकास हुआ था। तो कृषि अर्थव्यवस्था के कारण से स्थायी जीवन जीने की परंपरा और युद्ध और विजय की प्रक्रियाएं वैदिक काल में ही प्रारंभ हो गई थी। आर्य अनार्य संपर्क प्रारंभ हो गया था और जनपदों के एकीकरण से महाजनपद बनने शुरू हो गए थे। और कहीं ना कहीं पे महाजनपदों के अंतर्गत जो मगध साम्राज्य था, मगध महाजनपद था। मैं 16 महाजनपद अभी क्रम से बताऊंगा, लेकिन पहले मगध महाजनपद के बारे में कुछ बता देता हूं। मगध महाजनपद का इतना व्यापक स्वरूप होने के कारण या फिर उसके उदय के कारण का सबसे बड़ा कारण था अनुकूल भौगोलिक परिस्थिति। अनुकूल भौगोलिक परिस्थिति में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? सबसे पहली चीज उपजाऊ मिट्टी। ये क्षेत्र गंगा का दोआबीय क्षेत्र है, गंगा है और विभिन्न प्रकार की नदियां हैं जो गंगा की सहायक हैं। तो यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी थी, बहुत सारे वन और संसाधनों की पर्याप्तता थी इस क्षेत्र में। राजधानी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब आप देखिए, आपके सामने कुछ पहाड़ियां दिख रही हैं, मैं सारी पहाड़ियां आपको क्रम से बताऊंगा। यहाँ पे 5 पहाड़ियों से ये क्षेत्र घिरा हुआ है पूरा। कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? सबसे पहले जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, ये इस पहाड़ी को पहाड़ी नंबर 1 बोलते हैं, इसको बोलते हैं विपुलगिरी। कौन सी पहाड़ी है? विपुलगिरी। इसके बाद दूसरी पहाड़ी है आपकी, इसको बोलते हैं रत्नागिरी। आप देख रहे हैं ये है रत्नागिरी। इसके बाद तीसरी पहाड़ी जो आपकी है, इसको बोलते हैं उदयगिरी। यहाँ पर देखिए तीसरी पहाड़ी आपकी है उदयगिरी की पहाड़ी। इसके बाद चौथी पहाड़ी है सोनागिरी, इसको बोलते हैं सोनागिरी की पहाड़ी। 5वीं पहाड़ी है, इसको बोलते हैं वैभवगिरी की पहाड़ी। तो ये 5 पहाड़ियां हैं। इन 5 पहाड़ियों के मध्य में ये विशाल मगध साम्राज्य जो है यहाँ पर विकसित था। इसके अलावा नगरीकरण यहाँ पर होना प्रारंभ हो चुका था क्योंकि लोहे की खोज हो चुकी थी। इसके अलावा आहत सिक्के, यहाँ पे पंचमार्क क्वाइन चलने लग गए थे। इसके बाद मगध साम्राज्य जो है रूढ़वादी नहीं था, मगध साम्राज्य में रूढ़वादिता नहीं थी। और इसके अलावा यहाँ के जो शासक थे वो साम्राज्य विस्तार की लालसा रखते थे और ये पहाड़ियाँ इस क्षेत्र में कोई विदेशी आक्रमण होने से यहाँ के साम्राज्य को, यहाँ के क्षेत्र को बचाती थी। तो चलिए अब मैं आपको 16 महाजनपदों को डिटेल से बताता हूँ। 16 महाजनपद काल जो है आपका 600 BC से 325 BC के समय अवधि में प्रारंभ होता है। एक बार अवधि समझ लीजिए। इसके बाद मौर्य साम्राज्य जो आपका है, मौर्य साम्राज्य को हम अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पर पहले आपको 600 BC में भारत, पूरा भारत 16 महाजनपदों में विभाजित हो जाता है। कितने महाजनपदों में? 16 महाजनपदों में विभाजित हो जाता है। तो एक बार जो है इन 16 महाजनपदों को डिटेल से समझने का हम प्रयास करेंगे, एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे 16 महाजनपदों को। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इन 16 महाजनपदों के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है समकालीन, चूंकि आपको पता है कि एक धार्मिक क्रांति हुई थी जब 16 महाजनपद विकसित हो रहे थे 600 BC में। तो इसी दौरान भारत में चूंकि वैदिक कर्मकांड इतने जटिल हो चुके थे, वर्ण व्यवस्था इतनी रूढ़िवादी हो चुकी थी, कर्म के आधार पे जन्म को वर्ण व्यवस्था का आधार बनाया जाने लगा था। तो ऐसी परिस्थिति में आपको इस चीज़ को बहुत स्पष्टता से समझना चाहिए कि भारत में एक बड़ी धार्मिक क्रांति होती है। इसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये दोनों धर्मों का उदय होता है। ठीक है, तो इसी दौरान जो है बौद्ध साहित्य और जैन साहित्यों में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्यों में अंग्युत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और इसके बाद जो है महावास्तु, अंग्युत्तर निकाय महावास्तु से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। सुत्त पिटक और विनय पिटक से भी महाजनपदों की जानकारी मिलती है, महाजनपद काल की जानकारी मिलती है। भगवती सूत्र से महाजनपद काल की जानकारी मिलती है। और जो है
भगवती सूत्र जो है जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र से भी महाजनपदों की जानकारी मिलती है। इसके बाद इसी दौरान बहुत सारे विदेशी आक्रमण होते हैं भारत में, चाहे वो ईरानी आक्रमण हो चाहे यूनानी आक्रमण हो। तो बहुत सारे राइटर जो भारत में आते हैं, चाहे मेगास्थनीज की इंडिका हो या फिर नियार्कस हो, जस्टिस हो, प्लूटार्क हो, ये सारे सिकंदर के साथ आए थे। तो इनके अरिस्टोबुलस हो, आनेसिक्टस हो, ये विदेशी बहुत सारे नागरिक आए, इनके माध्यम से भी महाजनपद काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो 16 महाजनपद कौन कौन से थे, उनकी क्या क्या राजधानियां थी, मैं सारी आपको क्रम से बताऊंगा। सबसे पहला महाजनपद है अंग महाजनपद। पहला कौन सा है? अंग महाजनपद। ये भागलपुर वाला जो आधुनिक भागलपुर है बिहार का, अंग महाजनपद का हिस्सा होता था। तो इसकी राजधानी चंपा थी, ठीक है, इसकी राजधानी चंपा थी। इसके अलावा दूसरा है अवंती। अवंती जो है ये उज्जैन, आधुनिक उज्जैन वाला क्षेत्र अवंती थी और इसकी राजधानी महिष्मती होती थी। ये महिष्मती बाहुबली वाला महिष्मती साम्राज्य नहीं है, ये महिष्मती जो उज्जैन था, ये प्राचीन काल में महिष्मती नाम था इस क्षेत्र का। तो अवंती की राजधानी जो होती थी वो उज्जैन होती थी। और कहते मगध साम्राज्य से बहुत अच्छे संबंध नहीं थे, बिंबसार के टाइम पे जरूर रहे, लेकिन इसके बाद जब जो है कालांतर में इसको भी मगध साम्राज्य का हिस्सा ही बना लिया जाता है। इसके बाद काशी, ये जो बनारस वाला, बनारसी जो है, काशी की राजधानी बनारसी होती थी। इसके बाद कौशल, कौशल की ये जो आपका श्रावस्ती और जो कुशावती वाला क्षेत्र है, तो ये कौशल की राजधानी श्रावस्ती होती थी। इसके बाद कंबोज, कंबोज की राजधानी हाटक थी। कुरु की राजधानी हस्तिनापुर थी। गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। अस्मक की राजधानी पोतन थी। इसके बाद मगध की राजधानी, जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं, इसके कई राजधानियां हैं। पहली राजधानी गिरिब्रज, इसी को राजगिर भी बोलते हैं, इसी को राजगिरी भी बोलते हैं, 3 नाम है इसके। लेकिन जब बिंबसार के बाद अजातशत्रु आता है और अजातशत्रु का बेटा उदयन आता है, वो राजधानी परिवर्तन कराता है और राजधानी को पाटलिपुत्र ले जाता है। इसके बाद मल्ल साम्राज्य की राजधानी कुशीनगर, मत्स्य की राजधानी वैराटनगर या बैराट, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वज्जी की राजधानी वैशाली, पंचाल की राजधानी अहिछत्र या कांपिल्य, चेदी की राजधानी सुक्तवती या सोथावती, सूरसेन की राजधानी मथुरा। ये 16 महाजनपद थे। एक बार फिर से बताता हूं आपको अंग। अब एक एक करके हम लोग इनके बारे में देखेंगे, एक एक करके डिटेल से बताऊंगा। अंग, अवंती, काशी, कौशल, कंबोज, कुरु, गंधार, अश्मक, मगध, मल्ल, मत्स्य, वत्स, वज्जी, पंचाल, चेदी, सूरसेन, ये 16 महाजनपद थे। इनकी सारी राजधानियां मैंने आपको बता दी। 15 महाजनपदों के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि नर्मदा नदी के उत्तर में थे, यानी उत्तर भारत में थे। सबसे दक्षिणी महाजनपद आपका अस्मक है, ध्यान रखना है। सबसे दक्षिणी महाजनपद क्या था आपका? अस्मक था, आपको ध्यान रखना है। और महावस्तु से जिन महाजनपदों की सूची मिलती है उसमें गंधार और कमोज के स्थान पर 2 महाजनपद हैं जिनका ये भगवती सूत्र और अंग्युत्तर निकाय में नहीं है, महावस्तु में इसमें जानकारी मिलती है। तो 2 महाजनपद गंधार और कंबोज, ये आपका महावास्तु में जानकारी नहीं मिलती, बल्कि सिवी एक महाजनपद के बारे में बात की गई जो कि पंजाब वाले क्षेत्र में था, और दर्शना ये मध्य भारत वाले क्षेत्र में था, लेकिन ये महावस्तु में जानकारी मिल गई है। सबसे प्रामाणिक जानकारी अंग्युत्तर निकाय और भगवती सूत्र को ही माना जाता है, जिसके अंतर्गत 16 महाजनपद मिले। लेकिन जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया, कभी कोई कंफ्यूजन हो तो। महाजनपद काल में यहीं से आपका सिक्कों का प्रचलन चालू हो जाता है, इसी क्षेत्र से सिक्कों का प्रचलन चालू हो जाता है। और जो 5 मार्क क्वाइन है या आहत सिक्कों का क्षेत्र है, आहत सिक्के या 5 मार्क सिक्के जो है प्रारंभ हो जाते हैं। महाजनपद काल में लोग जो है उत्तरी काले मृदभांडों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो मृदभांडों का प्रयोग किया जाता है तो वो उत्तरी काले, नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर, जो उत्तरी काले मृदभांड है, मिट्टी के बर्तन है, इनका प्रयोग किया जाता है। अब एक एक करके राजधानियों के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। सबसे पहले अंग के बारे में बात करेंगे। अंग का प्राचीन नाम मालिनी था। क्या नाम था? प्राचीन नाम मालिनी था। इसकी राजधानी चंपा थी, चंपा को मालिनी कहा जाता था, ठीक है। तो अंग महाजनपद भागलपुर, आधुनिक भागल वाला क्षेत्र, और मुंगेर जिला, मुंगेर और भागलपुर वाले क्षेत्र में अंग महाजनपद होता था बिहार के। और इसकी राजधानी क्या थी? आपकी चंपा थी, जिसको प्राचीन नाम मालिनी बोला जाता था। तो प्रमुख नगर इसमें कौन थे? चंपा एक बंदरगाह था, अश्वपुर और भद्रिका, ये अंग महाजनपद के प्रमुख जो है आपके नगर होते थे। यहाँ पे शासक बिंबसार के समय यहाँ पर शासक ब्रह्मदत्त था, और ब्रह्मदत्त को मगध के शासक बिंबसार ने पराजित करके अंग को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। तो अंग भी मगध साम्राज्य का हिस्सा बन जाता है, ठीक है, अंग भी मगध साम्राज्य का हिस्सा बन जाता है। इसके बाद दूसरी राजधानी आपकी अवंती। अवंती दूसरा महाजनपद है अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैनी या महिष्मती।
ठीक है। तो उज्जैन जिले से लेकर नर्मदा नदी तक का जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, ये आपका अवंती महाजनपद हुआ करता था। कौन सा महाजनपद था? अवंती महाजनपद। और यहाँ का जो शासक था वो महावीर स्वामी तथा गौतम बुद्ध के समकालीन यहाँ का शासक चंड प्रद्योत होता था। यहाँ का शासक कौन होता था? चंड प्रद्योत होता था। ठीक है, यहाँ का शासक कौन था? चंड प्रद्योत था। यहाँ पे प्रमुख नगरों की बात करें कि यहाँ पे कौन कौन से प्रमुख नगर थे, तो यहाँ पे अवंती वाले क्षेत्र में कुरारगढ़, मक्कड़गढ़, सुदर्शनपुर इसके प्रमुख नगर हुआ करते थे। पुराणों के अनुसार अवंती का संस्थापक हय्ये वंश के शासक होते थे और बिंबिसार ने अपना जो उसका वैद्य था, राज वैद्य था, जीवक जिसका नाम था, तो चंड प्रद्योत को उपचार के लिए भेजा जाता है। और इस क्षेत्र में लोहे की बड़ी मात्रा थी। अवंती क्षेत्र में लोहे की खान होती थी और इसलिए अवंती भी मगध के समकालीन बहुत ही सशक्त और पावरफुल महाजनपद होता था। ठीक है, तो पहला हो गया अंग, दूसरा हो गया आपका अवंती। जो महत्वपूर्ण पॉइंट है मैं आपको बताता जाऊंगा। नेक्स्ट है आपका वत्स महाजनपद। तीसरा क्या है? वत्स महाजनपद। राजधानी क्या है इसकी? कौशाम्बी। ठीक है, तो वर्तमान में जो इलाहाबाद और बांदा का जिला है, इलाहाबाद और बांदा वाला क्षेत्र है, ये वत्स महाजनपद के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और बांदा जिला जो है इसको मिला दें तो यहाँ पर वत्स महाजनपद होता था और राजधानी कौशाम्बी होती थी। कौशाम्बी आज भी है ना, कौशाम्बी जिला है। और जो क्षेत्र है पूरा आपका इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर और ये वाला पूरा जो क्षेत्र है, ये बांदा जिला, ये सारा मिला के वर्ष महाजनपद, ये भी काफ़ी बड़ा महाजनपद था। यहाँ पे शासक जो था समकालीन, यहाँ पे उदयन यहाँ का शासक था। उदयन था, ये गौतम बुद्ध और बिंबिसार के समय यहाँ का शासक उदयन होता था। और उदयन के साथ जो है आपको पता होगा कि जो अवंती नरेश थे और मगध साम्राज्य का शासक अजातशत्रु था, इसका क्या था? आपस में संघर्ष होता रहता था, आपस में इनका लगातार संघर्ष होता रहता था। तो उदयन के साथ चंद प्रद्योत और अजातशत्रु का संघर्ष निरंतर चलता रहा है। और गौतम बुद्ध के शिष्य पिंडोल ने उदयन को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि गौतम बुद्ध का एक शिष्य था जिसका नाम था पिंडोल, वो जो वत्स साम्राज्य का शासक था उदयन, उसको बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा देने का काम किया था। और कालांतर में अवंती ने वत्स पर अधिकार कर लिया, यानी वत्स साम्राज्य जो है अवंती का हिस्सा बन जाता है। और अंतिम रूप से जो शिशुनाग आता है आपका, तो शिशुनाग के द्वारा जो है ये पूरा साम्राज्य जो है इसको मिला लिया जाता है आपका फाइनली मगध साम्राज्य में। तो वत्स भी फाइनली मगध साम्राज्य का हिस्सा बन जाता है। इसके बाद अगला दक्षिण भारत का जो आपका महत्वपूर्ण महाजनपद है जिसका नाम है अश्मक। तो अश्मक की राजधानी पोटन थी। अश्मक की राजधानी पोटन है, इसका प्राचीन नाम प्रतिष्ठान था, इसे पैठन भी बोलते थे। ये जो पूरा क्षेत्र था नर्मदा और गोदावरी वाला जो क्षेत्र था, नर्मदा नदी और गोदावरी नदी, विंध्य पर्वत श्रेणी है, फिर नर्मदा नदी और गोदावरी नदी, ध्यान से समझना है। नर्मदा नदी और गोदावरी नदी के नीचे का पूरा क्षेत्र अश्मक महाजनपद के नाम से था। और इस क्षेत्र में जो है इसकी स्थापना इक्ष्वाकु वंश के शासकों के द्वारा, मूलक के द्वारा की गई थी। इक्ष्वाकु वंश का शासक मूलक था और ये एकमात्र महाजनपद है जो कि दक्षिण भारत में है। जातक के अनुसार यहाँ के शासक प्रवर अरुण थे और कलिंग विजय प्राप्त अपने राज्य को इसको मिला लिया। ठीक है, इसके बाद कालांतर में अवंती ने अश्मक राज्य पर विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, इसके बाद जो है अगला महाजनपद है काशी महाजनपद। आपका काशी महाजनपद की राजधानी जो थी आधुनिक वाराणसी है, या बनारस वाला क्षेत्र है, बनारस का समीपवर्ती क्षेत्र है ये। और यहाँ का संस्थापक जो था काशी का जो संस्थापक था वो दिवोदास था, यहाँ का संस्थापक दिवोदास था। और काशी का शासक जो था अजातशत्रु था, मगध साम्राज्य का ही। आपको पता होगा कि अजातशत्रु के समय ही काशी जो होती है वो मगध साम्राज्य का हिस्सा बन जाती है। काशी जो है मगध साम्राज्य का हिस्सा बन जाती है। और काशी का सर्वप्रथम उल्लेख जो हमें मिलता है वो हमें अथर्ववेद में मिलता है। काशी के बारे में सबसे पहली जानकारी हमें अथर्ववेद में मिलती है। काशी सूती वस्त्र और अश्व व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, इसके बाद अगला महाजनपद है आपका कौशल। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, जो अयोध्या वाला क्षेत्र है आपका। तो कुशावती जो है या श्रावस्ती वाला क्षेत्र है, यही पूरा क्षेत्र है। तो जो आपका कौशल महाजनपद था इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। आधुनिक में जो फैजाबाद जिला है आपका, गोंडा जिला है और बहराइच जिला है, इन तीनों को मिला दीजिए तो ये पूरा क्षेत्र जो है आपका कौशल महाजनपद के नाम से जाना जाता है। सरयू नदी यहीं से बहती थी, तो सरयू नदी के किनारे पूरा का पूरा महाजनपद था। और बुद्ध के काल पे, बुद्ध के समकालीन यहाँ का राजा जो था वो प्रसेनजीत था। बुद्ध के टाइम पीरियड में यहाँ के शासक कौन था? प्रसेनजीत यहाँ का शासक था। महाकाव्य काल में इसकी राजधानी अयोध्या थी। और प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु के साथ किया था और काशी को दहेज में दिया था। ठीक है,
बाद में अजातशत्रु के साथ विवाह किया और पूरे क्षेत्र को उसने क्या किया, दहेज में दे दिया। इसके बाद अगला है आपका कुरु महाजनपद। ठीक है, कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है, कुरु की राजधानी, ये जो दिल्ली वाला क्षेत्र है आपका वर्तमान में, और हस्तिनापुर वाला क्षेत्र है, तो कुरु महाजनपद का नाम जो है आपको महाभारत में भी मिलता है, महाभारत में भी इसका जो है उल्लेख मिलता है। तो कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और हस्तिनापुर वाला क्षेत्र जो आपका है, हस्तिनापुर का उल्लेख मिलता है कौरव और पांडव संघर्ष। ठीक है, तो बुद्ध के समकालीन यहाँ का राजा जो था वो कौरंड था। यहाँ का राजा कौन था? कौरंड था, और इसका उल्लेख महाभारत और अष्टाध्यायी दोनों में देखने को मिलता है। इस महाजनपद के अंदर मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर का क्षेत्र आता है। इसके बाद अगला महाजनपद है आपका पंचाल महाजनपद। पंचाल की राजधानी अहिक्षेत्र या काम्पिल्य थी। पंचाल की राजधानी क्या थी? अहिक्षेत्र या काम्पिल्य थी। यहाँ का शासक जो है चुलमी ब्रह्मदत्त था। यहाँ का शासक कौन था? चुलमी ब्रह्मदत्त था। इस महाजनपद के अंदर बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद के क्षेत्र शामिल थे। इसका उल्लेख भी महाभारत और अष्टाध्यायी में मिलता है। इसके बाद अगला महाजनपद है आपका सूरसेन महाजनपद। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। मथुरा वाला क्षेत्र जो था, या आप लोग इस नज़ारे के बारे में थोड़ा सा फील कर सकते हैं कि ये मगध महाजनपद का वो क्षेत्र है जहाँ से पूरे भारत का आधुनिक स्वरूप देखने को मिलता है ना। तो एक बार जो है इस पूरे महाजनपद को आप लोग आराम से इसको निहारिए, देखिए। बिंबिसार इसी क्षेत्र पर वर्षों तक जो है जेल में रहा, फिर यहीं उसकी मृत्यु होती है। यहीं पर उसके बेटे के द्वारा उसका भोजन पानी सब बंद कर दिया जाता है और अंतोगत वो समाप्त हो जाता है। तो सूरसेन महाजनपद जो था, इसकी राजधानी मथुरा थी। यहाँ के शासक यदुवंशी भगवान कृष्ण के वंशज थे, और मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में सूरसेन का उल्लेख किया है। यहाँ बुद्ध का समकालीन शासक अवंती नरेश पुत्र था, अवंती पुत्र था। इसके बाद अगला जो शासक है वो है मल्ल महाजनपद है। मल्ल महाजनपद की राजधानी जो थी कुशीनारा या पावापुरी थी, है ना। कुशीनारा के मल्ल थे, और मल्लों की दो शाखाएं थी। पहले थे कुशीनारा के मल्ल, दूसरे थे पावापुरी के मल्ल, है ना। तो आपके पावा के मल्ल और कुशीनारा के मल्ल, आपको पता होगा कुशीनगर में भगवान बुद्ध जो है उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया है, और दूसरा पावा वाले क्षेत्र में महावीर स्वामी ने। तो मल्ल साम्राज्य में ही गौतम बुद्ध और जो है आपके जो महावीर स्वामी है, दोनों का महापरिनिर्वाण हुआ है, या अंतिम समय वहीं पर उनका अंतिम संस्कार हुआ है। ठीक है, तो सूरसेन के मल्ल जो है इसकी राजधानी कुशीनगर या पावापुरी थी। यहाँ का शासक ओक्काक था, समकालीन शासक। यहाँ पे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। इसी महाजनपद में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया है। अगला महाजनपद है वज्जी महाजनपद, जिसकी राजधानी है मिथिला या वैशाली। यह 8 गणराज्यों का संघ होता था, है ना। 8 गणराज्यों का वज्जी जो था बहुत ही विशाल महाजनपद था, और यहाँ पर जो है कई सारे 8 गणराज्य थे। कौन कौन से गणराज्य थे? विदेह गणराज्य, लिच्छवी गणराज्य, वज्जी गणराज्य, ये सारे जितने भी हैं। लिच्छवी ज्ञात्रक है, कुंडाग्राम है, भोज है, इक्ष्वाकु है, कौरव है। 8 राज्यों से मिल करके आपका जो है वज्जी महाजनपद बना हुआ था, जिसकी राजधानी वैशाली या मिथिला थी। तो यहाँ पर विदेह, वज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, कुंडाग्राम, भोज, इक्ष्वाकु और कौरव, ये आपके जो है 8 राज्यों से मिलकर वज्जी महाजनपद बना था। यहाँ पे भी गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। यहाँ का जो प्रमुख था वो चेट्टक था। यहाँ के शासक का नाम चेट्टक था, और आपको पता होगा कि चेट्टक की बहन जो थी वो महावीर स्वामी की माँ थी, और चेट्टक की बहन से ही बिंबिसार का भी विवाह होता है, उसकी बहन से ही। तो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली में जो है यहाँ पे गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, और जो वज्जी संघ की राजधानी वैशाली की स्थापना जो है इक्ष्वाकु वंशी शासक विशाल द्वारा की गई थी। तो वज्जी संघ की स्थापना जो है इक्ष्वाकु वंश के शासक ने कर दिया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका जो महाजनपद है वो है कंबोज महाजनपद। कंबोज की राजधानी हाटक थी। वैदिक काल में इसे राजपुर के नाम से जानते हैं। यहाँ पाकिस्तान का रावलपिंडी, पेशावर, काबुल घाटी का क्षेत्र इस क्षेत्र में शामिल है। यहाँ पर श्रेष्ठ घोड़ों के लिए क्षेत्र प्रसिद्ध है, और महाभारत काल में 2 शासक हुए हैं। पहला है चंद्रवर्मन और दूसरा है सुदक्षिण। ये दोनों शासकों की इसमें चर्चा हुई है कंबोज महाजनपद में। तो कंबोज महाजनपद जो है आपका, इसकी राजधानी थी हाटक। ये पाकिस्तान के रावलपिंडी, काबुल घाटी वाले क्षेत्र में ये महाजनपद उपस्थित था। इसके बाद अगला महाजनपद है 13वां महाजनपद, ये है चेदी। चेदी की राजधानी थी सुक्तमती, और ये जो है महाभारत कालीन शिशुपाल जो है यहाँ का राज करता था। शिशुपाल के बारे में आपको पता होगा कि शिशुपाल का वध भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कर दिया जाता है। ऐसा महाभारत में उल्लेख मिलता है
कि शिशुपाल जो था वो श्री कृष्ण के बुआ का लड़का था और उसमें 100 गालियाँ, और कहते हैं कि लगातार वो कृष्ण को अभद्रता के साथ बात करता था, तो कृष्ण उसे सुदर्शन चक्र से उसका गला काट के उसे समाप्त कर देते हैं। तो महाभारत कालीन शिशुपाल यहाँ पे राज करता था, जिसका वध भगवान कृष्ण के द्वारा सुदर्शन चक्र द्वारा कर दिया गया था। और ये पूरा जो चेदी महाजनपद है, ये बुंदेलखंड वाला एरिया जो है, और मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड का क्षेत्र है, यमुना नदी का क्षेत्र इसमें सम्मिलित था। इसके बाद अगला महाजनपद है गंधार महाजनपद। गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। यहाँ का शासक बिंबिसार के समकालीन था, जिसका नाम था पुष्कर सिरीन। यहाँ का गंधार महाजनपद का शासक कौन था? पुष्कर सिरीन। इसमें आधुनिक पेशावर रावलपिंडी का क्षेत्र शामिल था। गंधार के शासक जो थे ये द्रुहिवंशी शासन था, यहाँ पे द्रुहिवंशी वंश का शासन था, और इस क्षेत्र में ऊनी वस्त्र बड़े स्तर पर फेमस था। ऊनी वस्त्र का व्यापार वाणिज्य गंधार महाजनपद से बड़े स्तर का होता था। इसके बाद अगला महाजनपद है मत्स्य महाजनपद। मत्स्य की राजधानी है विराटनगर। मत्स्य महाजनपद की राजधानी है विराटनगर। ये इसमें राजस्थान, अलवर, जयपुर, भरतपुर, ये जो राजस्थान का क्षेत्र है, राजस्थान में आपका मत्स्य महाजनपद यहाँ पर बड़ा फेमस था। मनुस्मृति में मत्स्य का कुरुक्षेत्र, पंचाल एवं सूरसेन को ब्राह्मण क्षेत्र, मुनियों का अधिवास या ब्रह्मणी देश कहा जाता है। तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी, और राजस्थान का जयपुर, अलवर और जो आपका भरतपुर वाला क्षेत्र है इसके अंतर्गत सम्मिलित था। और अगला जो सबसे बड़ा महाजनपद है जिस पे आज हम खड़े हैं, यहाँ से हम पढ़ा रहे हैं, वो है आपका मगध महाजनपद। इसकी राजधानी, प्रारंभिक राजधानी इसकी राजगीर या राजगिरी या गिरिब्रज, एक ही नाम है, अलग अलग इनको बोलते हैं, एक ही क्षेत्र है, इसके अलग अलग नाम है। 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो आपका गिरिब्रज, राजगीर और राजगृह वाला क्षेत्र, यह आधुनिक बिहार के पटना और गया जिले को मिला देने से ये पूरा क्षेत्र बनता है। जो आपका गया जिला है और पटना जिला है, दोनों को मिला दें तो ये पूरा मगध साम्राज्य निकल के आता है। और राजगीर क्षेत्र यही राजधानी वाला क्षेत्र था। उदयन के द्वारा राजधानी को परिवर्तित कर दिया जाता है। पुराणों के अनुसार मगध पर सबसे पहले शासन जो था वो बृहदत्त वंश का शासक था, लेकिन बौद्ध ग्रंथों के हिसाब से देखें तो सबसे पहले यहाँ हर्यक वंश का शासन था। ठीक है, तो सबसे पहले पुराणों में बृहदत्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है, और पुराणों के अनुसार यदि हम माने तो बृहदत्त वंश का जो संस्थापक था वो बृहदत्त था। महाभारत में भी इसकी जानकारी मिलती है, पुराणों में भी इसकी जानकारी मिलती है। और बृहदत्त का ही पुत्र था जरासंध। जरासंध के बारे में आपने सुना होगा कि ये बड़ा पराक्रमी राजा था, और राज्य विस्तार में मथुरा तक अपने क्षेत्र का इसने विस्तार किया। भगवान कृष्ण के कहने पर पांडव भीम ने इसका वध कर दिया, है ना। तो आप लोग जरासंध वध जो है पढ़ते हैं और देखते हैं, इसका जो है महाभारत में उल्लेख किया गया है, चर्चा की गई है। तो यदि हम महाभारत के अनुसार माने या फिर हम जो है पुराणों के अनुसार माने तो मगध साम्राज्य का पहला वंश बृहदत्त वंश था। लेकिन यदि समकालीन जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है, उसके अनुसार हम देखें तो यहाँ पर हर्यक वंश का शासन था। तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ, क्यों मगध साम्राज्य सबसे प्रभावशाली साम्राज्यों में से एक बन गया, इसके 5 कारण हैं, मैंने आपको बताए थे। सबसे पहला कारण आपका है अनुकूल भौगोलिक स्थिति। यहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ थी, जिसके कारण से कृषि कार्य बहुत तेजी से हुआ और मगध साम्राज्य की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से विस्तारित हुई। यहाँ पर बड़े मात्रा में वन संसाधन, प्रचुर मात्रा में लोहा, इन सब की पर्याप्तता थी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, राजधानी की सामरिक स्थिति। ये 5 जो पहाड़ियां हैं ये राजगीर को इतना सुरक्षित रखती थी कि यहाँ पर किसी विदेशी शासक या दूसरे महाजनपद के शासक का आक्रमण नहीं हो पाता था। तीसरा जो कारण था, यहाँ पर बड़े स्तर पर नगरीकरण होना प्रारंभ हो गया। पंचमार्क क्वाइन और आहत सिक्कों का प्रयोग प्रारंभ हो गया। मगध साम्राज्य के लोग रूढ़िवादी परंपरा के नहीं थे, आधुनिक विचारधारा से थे, और यहाँ के जो राजा थे वो साम्राज्य विस्तार की लालसा रखते थे। मगध साम्राज्य को ऐसे शासक मिले जिन शासकों ने मगध साम्राज्य का विस्तार व्यापक स्तर पर करना प्रारंभ किया। इस कारण से आपका मगध साम्राज्य सबसे प्रभावशाली समकालीन 16 महाजनपदों में निकला, और यहाँ पे लगातार विभिन्न शासकों का शासन हुआ, जिसमें से सबसे पहला शासन जो है वो हर्यक वंश के शासकों का था। हर्यक वंश के जो शासक थे, एक बार ध्यान से हम सबको समझेंगे, ठीक है। हर्यक वंश में सबसे पहले इसकी स्थापना की बिंबिसार ने। हर्यक वंश की स्थापना किसने की? बिंबिसार ने। जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेडिक कहा जाता है। क्या बोला जाता है? बिंबिसार को श्रेडिक कहा जाता है।
बिंबिसार ने बहुत सारे युद्ध किए, इसके माध्यम से मगध साम्राज्य का विस्तार किया और इसने बहुत सारे वैवाहिक संबंध स्थापित किए। वैवाहिक संबंधों के माध्यम से भी मगध साम्राज्य का विस्तार किया। पहला विवाह इसने लिच्छवी गणराज्य के शासक जो था चेटक, लिच्छवी गणराज्य का जो शासक था चेटक, उसकी बहन से विवाह किया, चेलना से विवाह किया। दूसरा विवाह इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला से विवाह किया। तीसरा विवाह इसने मध्य प्रदेश की राजधानी क्षेमा से विवाह किया। तो इसने लगातार जो समकालीन बहुत सारे महाजनपद थे वहाँ के शासकों के क्षेत्रों में इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए और मगध साम्राज्य को मजबूत बनाया। दूसरा, इसने अंग महाजनपद को युद्ध के द्वारा जीत लिया और अंग महाजनपद को मगध साम्राज्य का हिस्सा बना दिया। इसने जो है बहुत सारे मित्रतापूर्ण भी संबंध स्थापित किए, जैसे कि अवंती के शासक के साथ, चूंकि समकालीन एक बड़ा महाजनपद था तो अवंती के शासक के साथ मित्रतापूर्ण इसने संबंध स्थापित किए। जब अवंती नरेश चंद्र प्रद्योत जो है बीमार पड़ते हैं तो उनके इलाज के लिए, क्योंकि उसको पांडु रोग हो गया था, पीलिया का रोग हो गया था, तो उसके इलाज के लिए वैद्यराज जीवक को भेजते हैं, ठीक है। लेकिन अंततोगत्वा इनके पुत्र के द्वारा बिंबिसार को खत्म कर दिया जाता है। मंथन कार्यक्रम में हमने बिंबिसार को लेकर के एक व्यापक चर्चा की है, कैसे बिंबिसार को मारा जाता है, कैसे उसका पुत्र उसे बंदी बना लेता है। आप सभी मंथन कार्यक्रम जरूर देखिएगा। आजाद फाउंडेशन के चैनल पे पब्लिक होगा वीडियो मंथन कार्यक्रम का। तो अजात शत्रु के द्वारा ख़त्म कर दिया जाता है बिंबिसार को। यही वो जेल है जहाँ पर खड़े होकर के हम पूरा ये वीडियो शूट कर रहे हैं, यहीं पर बिंबिसार रहता था। और आप देख सकते हैं यहाँ पर घृतकूट पर्वत है और घृतकूट पर्वत पर जब बिंबिसार को फाइनली अजातशत्रु ने कैद कर लिया तो एक ऐसी जगह पर उन्होंने प्रस्ताव रखा जेल बनाने का कि जिससे उन्हें महात्मा बुद्धा के दर्शन होने लगे। तो यहाँ पे घृतकूट पर्वत है उदयपुर गिरी पहाड़ी पर, जहाँ पर जो है बुद्धा बैठ करके उपदेश देते थे। तो यहीं से जो है उनके जो दर्शन करता था। आप समझ सकते हैं कि बिंबिसार जो था बौद्ध धर्म का अनुयायी था समकालीन, ठीक है। तो उनके पुत्र अजातशत्रु द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है और फिर हर्यक वंश की गद्दी पर अजातशत्रु बैठता है। अजातशत्रु को इसी कारण से पितृहंता की संज्ञा दी जाती है। तो अपने पिता की हत्या करके ये गद्दी पर बैठता है। इसका उपनाम कुणिक भी होता है, इसे कुणिक के नाम से भी जानते हैं। कौशल नरेश प्रसेनजित को इसने हराया, पराजित किया। लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली को जीतता है और मगध का हिस्सा बना लेता है, यानी बड़े स्तर का साम्राज्य विस्तार करना अजातशत्रु प्रारंभ करता है। वज्जी संघ को 2 नए हथियार देता है और वज्जी संघ को भी ये पराजित करता है 2 नए हथियारों के माध्यम से। ये एक रथ मशूल हथियार का प्रयोग करता है, आधुनिक टैंक की तरह हथियार था। और दूसरा महाशिला कंटक, पत्थर फेंकने वाला हथियार। आप लोगों ने बाहुबली मूवी देखी होगी तो उसमें देखा होगा कि एक ऐसा हथियार होता है जिससे बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते हैं, उसको बोलते थे महाशिला कंटक। इसका प्रयोग अजातशत्रु ने वज्जी संघ को जीतते समय किया था। तो आधुनिक युद्ध प्रणाली का भी प्रयोग अजातशत्रु के द्वारा प्रारंभ किया गया था, ठीक है। गौतम बुद्ध के समकालीन था और इसी के समय पे महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ तो उस समय शासक कौन था, तो अजातशत्रु शासक था। और इसी के समय में पहली बौद्ध संगति भी होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन अजातशत्रु ने जिस तरीके से अपने पिता की हत्या की, उसी प्रकार से अपने पुत्र द्वारा मार दिया जाता है। इसका जो बेटा उदयन होता है, उदयन के द्वारा इसको खत्म कर दिया जाता है। उदयन को उदयभद्र के नाम से भी जानते हैं। तो इसने सबसे पहले अपने पिता की हत्या की और राजधानी का परिवर्तन किया। राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र ले गया, पाटलिपुत्र नगर को भी स्थापित किया। तो पाटलिपुत्र वर्तमान जो पटना है, जो बिहार की राजधानी है, इस नगर की स्थापना करने का श्रेय भी उदयन को जाता है। इसने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। ये जैन धर्म का पालन करता था और इसकी भी हत्या किसी व्यक्ति के द्वारा कर दी जाती है, चाकू से इसको भी मार दिया जाता है। तो समझिए इतना विशाल साम्राज्य, इतने शासक, सब कुछ, इतने शक्तिशाली शासक, लेकिन इनकी जो मृत्यु हुई है, हत्या हुई है, वो एक आकस्मिक हत्या ही हुई है, चाहे इनके पारिवारिक तौर पे हो या किसी व्यक्ति के द्वारा की गई हो। इसके बाद कुछ समय तक जो है उदयन के बाद इसके कुछ पुत्र हैं जो यहाँ पे शासन करते हैं, लेकिन शीघ्र ही एक पर्सन होता है शिशुनाग। शिशुनाग जो है इसी वंश में, मगध साम्राज्य में अमात्य की पोस्ट पे होता है और उसके द्वारा जो यहाँ की जनता है, जो मगध साम्राज्य की जनता है, शिशुनाग को अपना राजा चुन लिया जाता है, ठीक है। तो मगध साम्राज्य में शिशुनाग वंश की स्थापना पड़ती है, यानी कि दूसरा हर्यक वंश के बाद दूसरा जो वंश है वो शिशुनाग वंश रहता है। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग रहता है। 412 एडी से लेकर के 394 एडी तक शिशुनाग वंश का शासन, शिशुनाग का शासन रहता है।
तो सबसे मुख्य कार्य शिशुनाग क्या करता है, जब शिशुनाग राजा बनता है और शिशुनाग वंश की स्थापना करता है मगध साम्राज्य में। तो देखिए मगध साम्राज्य में पहला वंश था आपका हर्यक वंश, दूसरा वंश है शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग क्या करता है, अवंती राज्य को जीत लेकर के मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लेता है। यानी कि शिशुनाग के द्वारा जो एक विशाल साम्राज्य था अवंती महाजनपद, उसको भी मगध का हिस्सा बना दिया जाता है और ये राजधानी पाटलिपुत्र से लेकर के वैशाली ले जाता है। ये भी राजधानी परिवर्तित करता है। तो मगध साम्राज्य की राजधानी वैशाली भी रही है, इसको चेंज करने का काम शिशुनाग के द्वारा किया जाता है। इसके बाद शिशुनाग का बेटा काकवाड़ आता है, जिसको हम कालाशोक के नाम से जानते हैं। कालाशोक जो है 394 से लेकर के 366 बीसी तक मगध साम्राज्य का शासक बनता है और इसके द्वारा फिर से राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र ले आई जाती है। यह भी राजधानी परिवर्तित करता है। देखिए लगातार राजधानी परिवर्तित हो रही है। उदयन ने राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र ले गया, शिशुनाग जो है राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया, उसका बेटा कालाशोक पुनः राजधानी जो है पाटलिपुत्र ले आया। ठीक है, तो पाटलिपुत्र पुनः राजधानी स्थानांतरित हो जाती है कालाशोक के टाइम पे। कालाशोक के टाइम ही दूसरी बौद्ध संगति होती है और इसी के टाइम पे जो है जो हर्ष चरित्र है उसके अनुसार महापद्म नंद के द्वारा कालाशोक की हत्या कर दी जाती है। और इसके बाद जो है कालाशोक के बाद बहुत छोटे छोटे शासक बनते हैं, चाहे वो नंदीवर्धन हो। कहते हैं नंदीवर्धन जो है शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था और इसके बाद महापद्म नंद के द्वारा नंद वंश की स्थापना की जाती है मगध साम्राज्य में। तो अगला वंश है आपका नंद वंश। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक महानंदन के द्वारा हत्या करके महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना कर दी और बौद्ध ग्रंथ में महाबोधि वंश में उसे उग्रसेन पुराणों में सर्व छत्रांकन की और एकराट की उपाधि इसने अपने आप को धारण की है। तो ध्यान से समझिएगा, महापद्म नंद ने कालाशोक की भी हत्या की और महानंदन की भी या नंदीवर्धन की भी इसने हत्या की। जो नंदीवर्धन अंतिम शासक था शिशुनाग वंश का और जो कालाशोक था, दोनों की हत्या करके शासन सत्ता पर महापद्म नंद बैठता है और इसके द्वारा जो है उग्रसेन की उपाधि, सर्व छत्रांकन की उपाधि, एकराट की उपाधि ली जाती है। इसके बाद महापद्म नंद, इसको कई नामों से जाना जाता है, उग्रसेन भी इसका एक नाम है, पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। महापद्म नंद को उग्रसेन के नाम से जाना जाता है, सर्व छत्रांकन के नाम से जाना जाता है, एकराट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैन ग्रंथों के अनुसार महापद्म नंद के जो पिता थे जो है ये इनकी माता वैश्य थी और पिता नापित थे, ऐसा कहा जाता है। पुराणों के अनुसार ये कली का अंश था। सर्व छत्रांकन का मतलब है सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला था ये। परशुराम का अवतार भी इसे कहा गया है पुराणों के अनुसार और अधिक संपत्ति व सेना रखने वाला शासक भी ये था। ठीक है, तो महापद्म के बारे में कई सारी जानकारी हमें पुराणों से मिलती है। महापद्म नंद ने पौरव वंश, इक्ष्वाकु वंश, पंचाल वंश, हय्य वंश, कलिंग वंश, सूरवंश, सूरसेन वंश, मिथिला वंश सभी को खत्म कर दिया। यानी लगातार बड़े स्तर का साम्राज्य विस्तार किया इसने और इसने पौरव वंश, इक्ष्वाकु वंश, पंचाल वंश, हय्य वंश, कलिंग वंश, सूरसेन वंश, मिथिला वंश आदि को मगध साम्राज्य में मिलाया। इसी कारण से एक छत्र या एक राट इसे कहा जाता है। यानी कि एक राट, एक छत्र में सभी साम्राज्यों को ले आने वाला और जिसका पूरे क्षेत्र में अकेला शासन हो, एक राट, है ना। तो ये आपको ठीक है। और कहते हैं इसके दरबार में ही व्याकरणाचार्य जो आपके पाणिनि थे, जिन्होंने महेश्वर सूत्रों की रचना की, महेश्वर सूत्रों के रचनाकार व्याकरणाचार्य पाणिनि महापद्म नंद के वंश के दरबार पे रहते थे, इसके मित्र थे। ठीक है, और नंद वंश का जो अंतिम शासक आता है उसका नाम रहता है घनानंद। घनानंद जो है नंद वंश सम्राट का अंतिम शासक होता है। पश्चिमी साहित्य या यूनानी साहित्य के अनुसार इसको अग्रमीज कहा जाता है। अग्रमीज मतलब नाई कहा जाता है। और इसके शासनकाल में ही भारत में सिकंदर का आक्रमण होता है, लेकिन सिकंदर ब्यास नदी को पार नहीं उसकी सेना करती है। यानी कि वो नंद वंश पे आक्रमण न करके वो पोरस, राजा पोरस बितास्ता का युद्ध करता है, झेलम का युद्ध करता है और वापस लौट जाता है। ठीक है, इसी दौरान जो है चाणक्य को आप जानते हैं, चाणक्य भी इसी समय समकालीन थे और उन्होंने जो है इसी दौरान जो है चंद्रगुप्त मौर्य को, नंद वंश को पूरी तरीके से समाप्त कर देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो इस तरीके से आपके तीन बड़े जो मगध साम्राज्य के क्षेत्र, पहला है हर्यक वंश, दूसरा है शिशुनाग वंश और तीसरा है आपका नंद वंश। ऐसा कहा जाता है कि नंद वंश के शासक बहुत शक्तिशाली थे, एक विशाल सेना थी, अर्थव्यवस्था बहुत विशाल थी, विभिन्न क्षेत्रों को इन्होंने एकजुट कर रखा था और व्यापक स्तर पर इनका जो है
बड़े स्तर तक इनका नियंत्रण था, एक केंद्रीय नियंत्रण था। और कहते हैं सिकंदर की सेना ये जानती थी, इसलिए इस ब्यास नदी को पार नहीं करते, ऐसा जानते हैं वो। लेकिन एक चीज समझिएगा, यहाँ का शासक जो है पूरी तरीके से विलासी था और इसी चीज का विरोध करते हैं चाणक्य के द्वारा, इसी चीज का विरोध किया जाता है और चाणक्य के द्वारा इसी चीज को जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है एक बड़े शासक के तौर पे प्रेजेंट किया जाता है और मौर्य साम्राज्य की स्थापना रखी जाती है। देखो, मौर्य साम्राज्य को हम यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य को हम डिटेल से पढ़ेंगे जब हम कुम्भलहार जाएंगे, वहाँ से मैं मौर्य साम्राज्य को चंद्रगुप्त मौर्य वाले क्षेत्र से पढ़ाऊंगा। अभी हम यहाँ पर जो है यहीं से पूरे सेशन को समाप्त करेंगे। लेकिन आगे अभी समझिए, इसके बाद मौर्य वंश का शासन होता है, मौर्य वंश के बाद जो है शुंग वंश का शासन होता है, पुष्यमित्र शुंग के बारे में आप जानते हैं। इसके बाद कर्ण वंश का शासक होता है। तो ये मगध की धरती में लगातार शासन प्रशासन बढ़ता ही चला जाता है, व्यापक स्तर पे यहाँ पे शासन प्रशासन होता ही रहता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, इसके बाद मौर्योत्तर काल आता है। मौर्योत्तर काल में बहुत सारे विदेशी आक्रमण होते हैं। इसके बाद जो है आपका विदेशी आक्रमणों में देखें तो हिंद यूनानी का आक्रमण होता है। हिंद यूनानी के बाद यहाँ पर लगातार शक, कुषाण, पल्लव, विभिन्न प्रकार के विदेशी आक्रमण होते हैं। फिर विशाल एक गुप्त साम्राज्य की स्थापना इसी मगध की धरती में होती है और गुप्त साम्राज्य के बाद मगध का केंद्र कन्नौज तब्दील हो जाता है, उत्तर प्रदेश केंद्र बनता है, उत्तर प्रदेश का कन्नौज केंद्र बनता है। राजा हर्षवर्धन के समय थानेश्वर राजधानी से कन्नौज को राजधानी सेंट्रिक कर दिया जाता है। तो प्राचीन भारत का इतिहास इस धरती का इतिहास है। प्राचीन भारत के इतिहास के बाद जो आपका पूर्व मध्यकाल है, या कहें कि प्राचीन काल का अंत है, मगध साम्राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है और कन्नौज प्रमुख केंद्र बन के निकलता है। और कन्नौज वाले क्षेत्र में आपको पता है कि इतना प्रभावशाली क्षेत्र बनता है कि एक त्रिकोणीय संघर्ष होता है। त्रिकोणीय संघर्ष बंगाल के शासक पाल वंश के द्वारा किया जाता है। पाल वंश के अतिरिक्त अन्य जो शासक होते हैं, चाहे वो आपका राष्ट्रकूट शासक हो या प्रतिहार शासक हो, तीनों के द्वारा लगातार त्रिकोणीय संघर्ष किया जाता है और इस पूरे क्षेत्र को बड़े स्तर पर जो है कैप्चर कर लिया जाता है। लेकिन अंततोगत तो आप जानते हैं कि जब अरबों का आक्रमण भारत में होता है, अरबों के आक्रमण के बाद पूरा भारत जो है यहाँ पर राजपूत काल के समय पूरी तरीके से विघटित हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पे भारत का इतिहास लगातार बदलता रहा है। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, जिस आधुनिक भारत को हम जानते हैं, जिस वर्तमान भारत को जानते हैं, इसी मगध साम्राज्य के शासकों के द्वारा ये आधुनिक भारत बनाया गया। सम्राट अशोक ही एकमात्र शासक थे जिन्होंने भारत का सबसे बड़ा विस्तार किया। तो अब हम मगध साम्राज्य के बाद जो है मौर्य काल, गुप्त काल, इनको मैं स्पेसिफिक वहीं से पढ़ाऊंगा। कुम्भलहार जाएंगे, वहां से चंद्रगुप्त मौर्य के किले से, वहीं से हम चीज़ों को आगे डिस्कस करेंगे। इस तरीके से भारत दर्शन के अंतर्गत लगातार हम भारत के पूरे इतिहास को, चाहे वो आधुनिक भारत हो, चाहे मध्यकालीन हो, चाहे प्राचीन भारत का इतिहास हो, लगातार कवर कर रहे हैं। शिक्षा के जगत में एक नए पद्धति के माध्यम से आपको एक एक चीज़ों को बारीकी से पढ़ा रहे हैं। आप सभी इस कार्यक्रम को देखिए, देश के सभी क्षेत्रों तक आपको इन्हें पहुँचाना है और आप सभी को इतिहास, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, इन सभी विषयों को हम बहुत आसान बना देंगे एक नए तरीके से, नए पद्धति से। तो चलिए इसी तरीके हमारे साथ बने रहिए। आज़ाद IAS एकेडमी के बृहद कार्यक्रम भारत दर्शन को निरंतर रखिए। यह श्रृंखला निरंतर रहेगी। पूरा इतिहास कवर करेंगे और पूरा भूगोल कवर करेंगे, राज्य व्यवस्था कवर करेंगे। अभी तक के जितने भी कार्यक्रम आए हैं, बिहार की धरती से हम लगातार बहुत सारे कार्यक्रम, जैन धर्म पावापुरी से हमने पढ़ाया है। इससे पहले जो है राजेंद्र प्रसाद जी की धरती से भारत के सभी राष्ट्रपतियों का अध्ययन हमने करवाया है। इसके पहले हमने बक्सर के मैदान से भारत में आधुनिक जो अंग्रेजों का आगमन हुआ, ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश हुकूमत की स्थापना हुई, इन सभी कार्यक्रमों को देखिए, ज्ञानान्वित होइए और परीक्षा में जाकर के सभी प्रश्नों को हल करिए। चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का राज्य लोक सेवा आयोग का एग्जाम हो। तो इसी तरीके से निरंतर बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।